प्रिय विद्यार्थियों, काफ़ी लंबी जद्दोजहद के बाद आपकी परीक्षाएं पुनः सितंबर माह से प्रारंभ होने जा रही हैं। विश्वविद्यालय ने कोरोना को देखते हुए आपकी परीक्षाओं के पैटर्न में कुछ बदलाव किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र में 3 पार्ट आया करते थे। पार्ट ए जो कि शॉर्ट आंसर का है, 2 नंबर के का प्रत्येक प्रश्न होता है और सभी प्रश्न आपको 10 प्रश्न करने होते हैं, कुल अंक 20 होते हैं। पार्ट बी जो कि प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न देता है और उनमें से आपको 1 प्रश्न का जवाब देना है और कुल 5 प्रश्न करने हैं और कुल अधिकतम अंक आप 30 प्राप्त कर सकते हैं। पार्ट सी जिसमें 5 प्रश्न आते हैं, इसका जवाब आपको 300 शब्दों में देना होता है और 10 अंक का 1 प्रश्न होता है और आपको 2 प्रश्न इसमें करने हैं, अधिकतम अंक 20। विश्वविद्यालय ने अब परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है और पार्ट फर्स्ट और सेकंड ही आपको करने हैं। पार्ट सी अटेम्प्ट नहीं करना है। समय भी आपका 2 घंटे है। एज ए एग्जामिनर मेरा ये अनुभव रहा है कि अधिकांश बच्चे जो औसत अंक प्राप्त करते हैं वो पार्ट से में की वजह से प्राप्त कर पाते हैं। पार्ट ए उनका कमज़ोर होता है। पार्ट ए के अंदर जो प्रश्न आएंगे वो 20 से 30 शब्दों में अधिकतम आपको लिखना है। कई बार हमें जानकारी के अभाव में कोई प्रश्न जिसको हम अच्छी तरह याद करके जाते हैं उसका जवाब तो हम बहुत बड़ा सारा लिख देते हैं, जबकि हमको लिखना है 20 से 30 शब्दों में और अधिकतम अंक भी हमको मिलना है 20 से 30। अधिकतम अंक भी हमको मिलना है 2, लेकिन हम 2-3 पेज तक भर देते हैं और कई बार बहुत सारे प्रश्न, मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ आपको कि 10 में से ज़्यादा 3 या 4 प्रश्न ही आप कर पाते हैं। ऐसे में यदि बदले हुए पैटर्न में आप अपने पढ़ने के तरीके को परिवर्तित नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपका परिणाम आशानुकूल नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हमने प्रयास किया है कि आपको 30 शब्दों में कैसे जवाब लिखना है। भारत के भूगोल के संबंधित कुछ बिंदु जो कि पूर्व में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और हमारे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में आ चुके हैं, उनको मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप ध्यान से देखिएगा, शब्दों के चयन पर गौर कीजिएगा कि किस प्रकार जो छोटे आंसर हम लिखते हैं उसको संक्षिप्त लिखते समय क्या क्या उसमें शामिल होने चाहिए। तो पहला हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास को कहा जाता है। अब सतत विकास के बारे में लिखते समय या तो हम एक परिभाषा जो है सतत विकास की उसके सभी तत्वों को शामिल कर दें, या फिर कुछ इस तरीके से लिखें कि विकास की एक ऐसी प्रक्रिया जिससे प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार दोहन किया जाए जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति होते हुए भविष्य की भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें सुरक्षित रखा जाए। ये इसे सतत विकास कहा जाता है। बटलैंड महोदय ने भी इसी प्रकार की परिभाषा दी थी। उसी परिभाषा को आप सामान्य शब्दों में करके इसका जवाब लिख सकते हैं। तो देखा आपने कि भाई 15 से 20 शब्दों में आपने अपनी बात को यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से स्पष्ट कर दिया है। इसी प्रकार एक और प्रश्न है, नगरीय भूगोल या सेटलमेंट ज्योग्राफी से संबंधित आता है हमारा। ऊष्माद्वीप किसे कहा जाता है? किसी नगर के ऊपरी भाग का तापमान जो अपने आसपास के अन्य क्षेत्रों से अधिक रहता है ऊष्माद्वीप कहलाता है। सामान्य वितरण में यह एक विलग क्षेत्र के रूप में परिलक्षित होता है। सामान्य भाषा में इसे कहा जाए तो नगरीय द्वीप, जो नगरीय क्षेत्र है ऊष्माद्वीप, वहाँ पर पॉल्यूशन के कारण, कल कारखानों के कारण या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की अधिकता के कारण और ग्रीनरी हरियाली की कमी होने के कारण उस क्षेत्र का तापमान अपने अड़ोस पड़ोस के जो अमलैंड एरिया है वहाँ से अधिक पाया जाता है, इसलिए उसको ऊष्माद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो इस तरीके से आप कम शब्दों में अपनी बात कह सकते हैं। इसी प्रकार गहन कृषि के बारे में
अब चूंकि देखिए, आप मैंने पहले ही कहा था आपको कि गहन कृषि एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं और आपकी बहुत अच्छी कमांड है इसके ऊपर, तो आप बहुत सारा इसके ऊपर लिख देते हैं। जबकि लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि अधिकतम अंक मिलेंगे 2, समय आपके पास है 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं। वेटेज बढ़ जाएगा, जो अंक पहले 50 थे अब वो 70 के रेशियो में आएंगे। इसका मतलब कि आपका वेटेज बढ़ जाएगा। यदि ये गलत होता है तो आपके अधिक अंक कटेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि प्रश्नों को छोड़े नहीं और ज़्यादा लंबा लिखने की चेष्टा भी ना करें। तो गहन कृषि के बारे में, यह एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें, गौर से सुनना आप, उत्तम बीज, खाद, कृषि उपकरणों के द्वारा एक ही भूमि पर एक वर्ष में 2 से अधिक फसलें बोई जाती है या पैदा की जाती हैं। भारत, श्रीलंका, चीन, जापान जैसे देशों में गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि में प्रति श्रमिक उत्पादन कम किंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक मिलता है। ये आपको अपनी बात समाप्त करनी है। साथ में ये लिख सकते हैं चाहे तो, गहन कृषि 2 प्रकार की होती है, चावल प्रधान गहन कृषि और गेहूं प्रधान गहन कृषि। लेकिन इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। इसी प्रकार दोआब क्षेत्र हम सभी जानते हैं, गंगा नदी के केस में यदि ऐसा प्रश्न आता है तो दोआब भूमि के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही वो शब्द आए, आप उसका किस चैप्टर से आया है, सबसे पहले अपने दिमाग में ये प्रश्न उत्तर आना चाहिए कि ये किस चैप्टर से आया हुआ है, ये टॉपिक कहाँ आपने पढ़ा था। तब आपके अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर वो फ्रेम क्लियर होगा कि इसका आप जवाब आपको क्या देना है। तो दोआब के बारे में, 2 नदियों के मध्य स्थित जलोढ़ मैदान को दोआब कहते हैं। यह विशेषकर 2 नदियों के संगम क्षेत्र की भूमि के लिए प्रयुक्त होता है। रचना, बारी, बिस्ट आदि प्रमुख दोआब क्षेत्र हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं इस प्रकार दोआब के केस में। इसी प्रकार आगे चलते हैं हम, और अगले उसमें आप देखिए कि आपके सामने आया खादर प्रदेश। तो जैसे ही खादर प्रदेश आएगा आपके दिमाग में आ जाएगा बांगर, खादर, जलोढ़, लाइक दिस, इस प्रकार के शब्द आने लगेंगे। तो आपको लिखना है, यह नवीन जलोढ़ से निर्मित अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश होता है। यहाँ नदियों के बाढ़ का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुँचता है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या है, नवीन जलोढ़ प्लस बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचना। खादर और बांगर में यही अंतर है। यदि आप इतना लिखते हैं, आपको पूरे अंक 2 मिलते हैं यहाँ पर। साथ में इसमें आगे आप लिख सकते हैं कि यह सबसे उपजाऊ प्रदेश होता है और इस प्रदेश के अंदर फसलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार आगे चलें, एक जनजाति है जैसे टोडा। इस जनजाति के बारे में एक प्रश्न आया, टोडा जनजाति से आप क्या समझते हैं, या टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, टोडा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है, इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाने वाली प्रजाति टोडा जनजाति कहलाती है। यह जनजाति प्रमुख रूप से पशुचारण का कार्य करती है। काजीरंगा उद्यान के बारे में बताइए। तो आपको सीधा लिखना है, सबसे पहले उसकी लोकेशन क्या है। काजीरंगा असम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। किसके लिए फेमस है, यह सींग वाले गैंडे एवं हाथियों के लिए संरक्षित क्षेत्र है। बस आपका पूरा आंसर हो गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, इसी प्रकार एक प्रश्न आ गया। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, ये ब्रह्मपुत्र नदी को सदिया से धुबरी के बीच जोड़ता है। इस जलमार्ग की लंबाई 861 किलोमीटर है। लंबाई याद नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आप बहुत आसानी से इस 2 चीज़ें लिखें। एक तो कहाँ से कहाँ जोड़ता है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी तक के क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करता है। बस इतना आपको लिखना है। भोटिया जनजाति, यह उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। यह ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। पशुपालन इनका प्रमुख कार्य है। भोटिया, गद्दी,
गुज्जर, बकरवाल, ये वो जनजातियां हैं पहाड़ी क्षेत्रों की जो शीतकालीन समय में पहाड़ों से नीचे आ जाती है और ग्रीष्मकालीन समय में पहाड़ों पर जाकर अपने पशुओं को चराती है। तो चारों जनजातियों के बारे में इतना लिखना सफिशिएंट है और साथ में इसकी लोकेशन की है, उत्तराखंड की है, जम्मू कश्मीर की है, कहाँ की है, ये आपको लिखना है। इसी प्रकार आगे हम चलते हैं और एक और प्रश्न आपके लिए है, ऊसर भूमि। ऊसर भूमि से आप क्या समझते हैं? तो ऊसर भूमि क्या है? ऐसी भूमि जो वनस्पति विकास के लिए प्राय अनुपयुक्त होती है, ऐसी भूमि जहां वनस्पति का विकास नहीं होता है। ऊसर नाम से भी काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा है कि जहां वनस्पति नहीं उगती है। इस भूमि पर कहीं कहीं पर झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है और पीएच मान अधिक होने के कारण ये क्षारीय प्रकृति की होती है, इसलिए ये ऊसर हो गई है। आगे हम चलते हैं, कच्छ भू क्षेत्र। अब कच्छ भू क्षेत्र क्या है? ऐसे निम्न भू क्षेत्र जो जल निकास की प्राकृतिक दशा के अभाव में सदैव दलदल के रूप में या जलमग्न रहते हैं, उन्हें कच्छ कहा जाता है। जैसे भारत में गुजरात का कच्छ क्षेत्र जो कि सबसे बड़ा इस प्रकार का उदाहरण है, ये कच्छ भू क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। आगे अब चलिए और एक और प्रश्न आपके लिए हम लेके आए हैं, सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं? तो हम सभी जानते हैं सामाजिक वानिकी 1978 में आया हुआ एक टर्म है जिसके अंतर्गत सामुदायिक भूमि पर वनारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। सामाजिक वानिकी शब्द से क्लियर हो रहा है समाज प्लस वन, अर्थात ऐसी वानिकी जिसमें समाज को वन के साथ जोड़ा जाए। 1978 ये आप लिखेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। ये परियोजना चालू हुई थी, इसके अंतर्गत लगाए गए जो वृक्ष हैं उनका लाभ स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को दिया जाता है ताकि वो लोग उन वृक्षों की देखभाल करें। यहाँ पेड़ों को काट नहीं सकते हैं, अपितु उससे प्राप्त सह उत्पाद जैसे फल, जैसे उसकी पत्तियाँ, उसकी छोटी छोटी डंडियाँ जिनको छंगाई के दौरान हम ले सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला टर्म है हमारा शुष्क कृषि, ड्राई फार्मिंग। जैसे ड्राई फार्मिंग बोला आपके दिमाग में आ गया राजस्थान के अंदर होने वाली कृषि जो कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में की जाती है, बिल्कुल सही। अब आपको इसको शब्दों में पिरोना है, तो अपनी भाषा को थोड़ा सा क्या करेंगे कि भाई ड्राई मीन्स शुष्क, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है, शुष्क और अर्ध शुष्क वो क्षेत्र जहाँ वर्षा कम होती है तभी शुष्क होंगे, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। यहाँ वो फसलें बोई जाती हैं जो कम जल में पैदा हो जाती है, जैसे मोटे अनाज। बस इतना आपको एग्जाम्पल, साथ में एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको और अच्छा फ़ायदा होगा। इसी प्रकार आगे हम चलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप से आप क्या समझते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप का विस्तार वही लिखेंगे ना, क्या समझते हैं आप बताइए? भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि आपको भारतीय उपमहाद्वीप की लोकेशन के बारे में बताना है। तो आपको इसका जवाब ये नहीं लिखना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, जी नहीं। इसका आपको लोकेशन विद द पॉइंट्स की सुलेमान जो पर्वत श्रृंखला है, टॉप पर हमारी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों से लेकर पूर्व में म्यांमार तक, उत्तर में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, इस संपूर्ण स्थलखंड की प्राकृतिक और मानचित्र दशाओं में जो समरूपता पाई जाती है उसको भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो सुलेमान, किरथर से लेकर आपकी म्यांमार की पहाड़ियाँ, ये तो हो गया आपका पूर्व से पश्चिम का विस्तार, और ऊपर से हमारा हो गया हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र। आप सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं कि कच्छ के रन से लेकर म्यांमार की पहाड़ियों तक और हिमालय पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक के भूभाग को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार मेगालोपोलिस एक नगरीय जो हमारा अधिवास भूगोल से संबंधित प्रश्न आ सकता है, उसमें से आ सकता है कि इन क्षेत्रों के अंदर कई जो नगर हैं वो आपस में मिल जाते हैं और यह एक नगरीय सम्मिश्रण का खुला क्षेत्र है
जिसका विस्तार अत्यधिक ज़्यादा होता है, लगभग 50 लाख से अधिक इसकी जनसंख्या होती है, इसको मेगालोपोलिस के नाम से जाना जाता है। कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं मेगालोपोलिस के। भारत के केस में बॉम्बे, मुंबई हमारा, दिल्ली हमारा मेगालोपोलिस के एग्जांपल्स हैं। इसी प्रकार मरु उद्यान, मरुस्थल क्षेत्र में स्थित वह लघु क्षेत्र जहां जल स्रोत हो, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जल स्रोत होगा वहाँ पर हरियाली होगी, साथ में छोटी मोटी बस्तियाँ जरूर पाई जाएंगी। तो बस्ती प्लस जल स्रोत प्लस हरियाली, तीनों मिलाकर किसी क्षेत्र को मरु उद्यान की रूप में परिवर्तित कर देते हैं। लैगून चिल्का झील से संबंधित है। देखिए, मैंने कहा ना आपको कि जब कोई भी शब्द संक्षिप्त में लिखने को आए तो सबसे पहले आप उससे संबंधित बिंदु तक पहुंच जाएं। तो जैसे ही चिल्का आपको लैगून सुनाई दिया, आपको ध्यान आना चाहिए चिल्का झील लैगून झील है। तो बस आपको समझ में आएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो लैगून क्या है कि सागर तट पर स्थित वह भाग जो 3 ओर से स्थलीय भाग से घिरा हुआ हो और सागर से एक भूमि से अलग हो जाता है, किंतु जब ज्वार का समय आता है तो उसमें जल भर जाता है और निम्न ज्वार के समय वो भूभाग दिखाई देने लगता है, अंशतः अलग हो जाता है, कहने का अर्थ है। इसको हम लैगून के नाम से जानते हैं और भारत का इसमें बेस्ट एग्जाम्पल इसका है वो हमारा चिल्का झील है। इसी प्रकार लेटराइट मिट्टी के बारे में कई बार कॉम्पिटिशन्स में प्रश्न आता रहा है, हमारे विश्वविद्यालय ने भी प्रश्न दिया है। लेटराइट मीन्स मिट्टी। अब कौन सी मिट्टी? तो लेटराइट लाल रंग की मिट्टी होती है जो शैलों के अपक्षय के कारण उत्पन्न होती है। इसमें लीचिंग की प्रोसेस होती है, आप सभी जानते हैं, और इस वजह से मोटे कण ऊपर रह जाते हैं और कुछ कण धरातल में नीचे की ओर रिसकर चले जाते हैं। इस प्रकार अधिक जो यह मिट्टी है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ निच्छालन की क्रिया संपादित होती है। भारत में जो हमारा तटवर्तीय भाग है, पूर्वी तटवर्तीय भाग आसाम से लेकर इसका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इसके तटवर्तीय भागों में लेटराइट मिट्टी की प्रधानता ज़्यादा है। अम्लीय मृदा वह मृदा जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। अब से इससे पहले हमने जैसे ऊसर मृदा पढ़ा तो पीएच मान उसका 7 से ज़्यादा है। अम्लीय मृदा के केस में पीएच मान जो है 7 से कम होगा, इसे अम्लीय मृदा कहा जाता है और यह उन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है जहाँ कैल्शियम और सोडियम की भूमि में कमी होती है। आगे हम चलते हैं और एक और टॉपिक आपके लिए हम लेके आए हैं। कुमाऊं हिमालय से आप क्या समझते हैं? कुमाऊं हिमालय की लोकेशन क्या है? यह सतलुज एवं काली नदी के बीच स्थित भूभाग है, पर्वत है। इसका विस्तार लगभग 320 किलोमीटर की लंबाई में। लंबाई याद नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखें लेकिन गलत ना लिखें। गंगा एवं यमुना जो नदियां हैं हिमालय के इसी भाग से निकलती हैं। ये कुमाऊं हिमालय के बारे में लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे कोंकण रेलवे परियोजना, कोंकण रेलवे परियोजना इसलिए काफ़ी बार एग्जाम में आने लगी है कि यह संसार की सबसे विकट परिस्थितियों में बनी हुई रेल परियोजना है जो लगभग 760 किलोमीटर लंबी है और पूरी की पूरी एकदम खड़े ढाल के ऊपर, घाटियों के ऊपर से निकल रही है। यह गोवा, महाराष्ट्र तथा केरल के बीच रेलवे के द्वारा बनाई गई परियोजना है और परियोजना आपटा से लेकर मंगलोर तक स्थित है जो लगभग 760 किलोमीटर की दूरी में है। नाम यदि आपको याद नहीं हो आपटा से बंगलोर तो भी चलेगा, आप सीधा लिखिएगा गोवा, महाराष्ट्र तथा केरल के बीच की योजना जो कि 760 किलोमीटर लंबी है। इसे कोंकण तट पर बनाया गया है, अतः यह कोंकण परियोजना के नाम से जानी जाती है। थालगाड़ से आप क्या समझते हैं? देखिए, बहुत सी बार स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि भाई 30 से 50 शब्दों में लिखना है तो हम कम से कम 50 लिखें। भाई अधिकतम आपको 50 शब्दों में लिखना है, न्यूनतम की कोई सीमा नहीं है। मान लीजिए प्रश्न आया भारत की राजधानी क्या है, 2 नंबर, तो भारत की राजधानी आप 1-2 शब्दों में लिखेंगे नई दिल्ली, और 100 शब्दों में लिखेंगे तब भी नई दिल्ली ही रहेगी और अंक अधिकतम 2 ही मिलेंगे। तो अधिकतम अंक फिक्स है, अधिकतम शब्द 50 है, लेकिन न्यूनतम शब्दों में आप अपनी बात को स्पष्ट कर पा रहे हैं तो अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है।
जैसे फॉर एग्जांपल थाल घाट के बारे में देखिए, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये तीनों दक्षिण भारत के दर्रे हैं, हम सभी जानते हैं। और थाल घाट जो है वो नासिक को मुंबई से जोड़ने का काम करता है। बस इतना सा लिखना है कि ये दक्षिण भारत का एक दर्रा है जो नासिक से मुंबई को जोड़ने का कार्य करता है। इट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट भिलाई। कुछ जो फेमस कारखाने क्षेत्र हैं उनके बारे में भी प्रश्न आ सकता है। तो भिलाई के बारे में देखिए आप कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। पहला राज्य का नाम लिख सकते हैं आप इसमें। दूसरा, लोहा इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, हम सभी जानते हैं। तीसरा, यदि आपको और ज़्यादा इसके बारे में आता है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ जो लोहा इस्पात केंद्र है वो सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया था, है ना। और इस प्रकार से आप अपनी बात को लिख सकते हैं, या सन लिख सकते हैं कि कौन से सन में लगाया गया था। उसके बाद जैसे आता है बोगाई। बोगाई है कच्चे तेल को साफ करने का कारखाना है, असम में स्थित है। यहाँ कच्चा तेल डिगबोई से लाया जाता है। 3 पॉइंट्स, पहला असम में स्थित है, दूसरा कच्चे तेल को साफ करता है, तीसरा सप्लाई ऑफ द मटेरियल डिगबोई से होती है। ये 3 चीजें लिखी है, 2 अंक। नेक्स्ट नाथुला। अब नाथुला बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसको कहाँ पढ़ा था। फिर आपको याद आएगा हिमालय पर्वतों के केस में हमने नाथुला के बारे में पढ़ा है। तो फिर नाथुला क्या है? तो फिर आपको याद आएगा नाथुला एक दर्रे का नाम है। फिर आपके दिमाग में उसकी लोकेशन आनी चाहिए कि कहाँ स्थित है। तो यह सिक्किम में स्थित है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। सिक्किम में कहाँ लोकेशन क्या है? तो ये दार्जिलिंग और चुंबी घाटी जो है उन दोनों को जोड़ता है। तिब्बत जाने का यह मार्ग प्रशस्त करता है। वर्तमान में जो चीन के साथ व्यापार होता है वो नाथुला के साथ ही हो रहा है। इसके अलावा हम मानसरोवर की यात्रा में भी कभी कभी इस दर्रे का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार खादर आ गया, बांगर आ गया, भाबर प्रदेश शिवालिक की तलहटी में सिंधु नदी से तिस्ता नदी के बीच में अविच्छिन्न भाग है। यहाँ कंकड़ और पत्थरों की अधिकता मिलती है। तो भाबर वही क्षेत्र है जहाँ पर कंकड़ और पत्थर अर्थात पहाड़ी का पर्वत पदीय भाग जहाँ पर नदी उतरकर धरातल पे आती है। तो प्रारंभिक तौर पे मोटे जलोढ़ पंख वहाँ छोड़ती है, उस क्षेत्र को भाबर के नाम से जाना जाता है। यहाँ कंकड़ और पत्थरों की अधिकता इतनी होती है कि कई बार बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कंकड़ और पत्थर ही बिछे हुए हैं, नदी का जल नहीं दिखाई देता है। फिर तराई क्षेत्र आता है, जहाँ तराई में आपको जाकर नदी नजर आती है। उसमें आप थोड़ा सा भी जमीन को खोदते हैं, वहाँ पानी निकलने लगता है। तो भाबर, तराई, फिर बांगड़ और खादर, और फिर लास्ट में आपका बिल्कुल जलोढ़। ये इस तरीके से पूरा का पूरा इसका चक्र है। आगे देखिए, अब किसी क्षेत्र के बारे में आ गया, मान लीजिए जैसे भुज का नाम आते ही आपके दिमाग में आएगा 26 जनवरी 2001 को यहाँ पर बहुत बड़ा भयंकर भूकंप आया था। गुजरात का ये वो क्षेत्र है जहाँ भूकंप आता रहता है। तो 2 चीज़ें हो गई, पहला गुजरात, दूसरा उसकी विशेषता कि यहाँ पर भूकंप प्राय आते रहते हैं, ये भुज है। इसी प्रकार बाखड़ा नांगल परियोजना, सपोज ये आ गया तो आपको सीधा सा लिखना है सतलुज नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना। अब देखिए यहाँ पर आप सीधा लिखे सतलुज नदी के ऊपर एक बांध है, और इसकी जगह आप लिखे सतलुज नदी के ऊपर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो यहाँ पर बहुउद्देशीय शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें मालूम है कि बाखड़ा नांगल है, हीराकुंड है, ये मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट्स हैं। तो बहुउद्देशीय शब्द लिखने से आप स्थिति को बहुत अच्छा सा स्पष्ट कर पाएंगे। तो आप लोग बार बार, मैं ये कहता हूँ, क्लासेस में भी ये कहा है मैंने कि ज्योग्राफी की अपनी टर्मिनोलॉजी है। आप भूगोल की शब्दावलियों का प्रयोग करें। आप सामान्य भाषा में जो बोलते हैं हम उन शब्दों का प्रयोग ना करके भूगोल के शब्दों का प्रयोग करें। कई बार होता क्या है कि हम ज्योग्राफी को हिंदी मान लेते हैं कि ज्योग्राफी लिखने का आपका तरीका हिंदी मीडियम है, बट ज्योग्राफी की अपनी शब्दावली है। तो जैसे यहाँ बहुउद्देशीय आप लिखेंगे तो आपकी भाषा के ऊपर अधिक इम्पैक्ट पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो इसके जलाशय का नाम गोविंद सागर है, ये लिखा जा सकता है। यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को जल एवं विद्युत उपलब्ध कराता है। आगे हम चलते हैं, वुलर झील। यह कश्मीर घाटी में श्रीनगर के पूर्वी भाग पर स्थित झेलम नदी द्वारा निर्मित गोखुर झील है।
इसके चारों ओर श्रीनगर का विस्तार है। आगे फिर आ गया, जैसे मैंने कहा था तराई प्रदेश, इसका विस्तार बाबर प्रदेश के दक्षिण में है, जहाँ महीन कंकड़, पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी का निक्षेप मिलता है। तराई प्रदेश में बाबर प्रदेश की लुप्त नदियाँ पुनः सतह पर प्रकट हो जाती है। तो बाबर, तराई, बांगड़ और खादर, ये इस क्रम को आप याद रखें। फिर है कार्डोमोम पहाड़ियाँ, कार्डोमोम इलायची की पहाड़ियाँ। अब देखिए छात्रों, कई बार परीक्षा में आपने देखा होगा कि आपको बहुत से प्रश्नों के उत्तर आते हैं, लेकिन घर आके आप देखते हैं कि उसका देवनागरी में आने की जगह, हिंदी में आने की जगह उसका जो शब्द है उसका रोमन वर्जन वहाँ लिख दिया गया। जैसे यहाँ पर इलायची की पहाड़ियों को कार्डोमोम हिल्स लिख दिया। अब हमको इलायची की पहाड़ियाँ अच्छी तरह आती हैं कि भाई ये तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है, लेकिन कार्डोमोम शब्द हमने नहीं पढ़ा तो बड़ी दिक्कत हो गई, आते हुए हमको छोड़ना पड़ता है। तो आप प्लीज़ इस बात को थोड़ा सा गौर करें कि आप टर्मिनोलॉजी जो है वो अंग्रेजी की पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आप इस तरीके की आने वाली दिक्कतों से बच सकते हैं। तो कार्डोमोम पहाड़ी है वो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है, उड़ीसा के तट पर स्थित है। डाचीगाम नेशनल पार्क, श्रीनगर। पहली बात लोकेशन, फर्स्ट राज्य को याद कीजिएगा। भारत के भूगोल में सबसे पहला एक लाइन तो आप राज्य के बारे में लिखिए। डाचीग्राम नेशनल पार्क श्रीनगर में है, इसका मतलब जम्मू कश्मीर का भाग है, तो ये श्रीनगर में हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ की कि यह कस्तूरी मृग और तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। जानवर कौन सा है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। काली मिट्टी, काली मिट्टी इसे रेगुर या कपास की मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा का निर्माण लावा पदार्थ के विखंडन से हुआ है। यह गीली होने पर चिपचिपी और सूखने पर दरारें उत्पन्न करती है। भारत के दक्कन लावा प्रदेश में इसका सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। बस अब देखिए आप, काली मिट्टी भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहें तो 3-4 पेज लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने कपास की कृषि पढ़ी होगी, दक्कन लावा प्लेटू के बारे में पढ़ा होगा और काली मिट्टी के बारे में पढ़ा होगा, तीनों को यदि मिला के लिखने लगेंगे तो 5-6 पेज हो जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ काली मिट्टी के बारे में लिखना है तो रेगुर, कपास की मिट्टी, दरारें पड़ना, चिकनी होना, और भारत में सबसे ज़्यादा इसकी लोकेशन डेक्कन ट्रैप क्षेत्र में। बस इस तरह आप अपनी बात को समाप्त कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, वो है ज्वारीय वनस्पति। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और हम सभी जानते हैं ज्वारीय जो वनस्पति है ये समुद्री तट एवं निम्न डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ ज्वार के कारण नमकीन जल का फैलाव रहता है। ज्वारीय वन यहाँ पाए जाते हैं। ज्वारीय वन का नाम बोलते ही हमें याद आता है सुंदरी वृक्ष, और सुंदरी वृक्ष बोलते ही हमको याद आता है सुंदरवन का डेल्टा। तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप लिख सकते हैं ये सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्र में फॉर एग्जांपल पाई जाती है। सुंदरी नामक वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं जिसको मैनग्रोव के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, दलदली क्षेत्र और खारी भूमि जहाँ जल सदैव भरा रहता है और ज्वार से जल आता है। इसी प्रकार इंदिरा गांधी नहर के बारे में मान लीजिए आ गया, तो ये सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरी के बैराज से निकाली गई नहर है। इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और साथ में नागौर, जोधपुर जिलों को जल सप्लाई करने का कार्य करती है। पीली क्रांति, अब नीली क्रांति हो, पीली क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, एक एक शब्द में आपको याद रखना है। श्वेत क्रांति मीन्स दूध से संबंधित है, पीली क्रांति इसका मतलब है यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मतलब मछली उत्पादन से संबंधित है। तो ये बात तो आपको लिखनी है, क्लियर। दूसरी, अब 2 और लाइनें इसके साथ क्या लिख सकते हैं हम कि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है एक चीज़, यहाँ उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण अर्थात उत्पादित वस्तु को, जैसे तिल है, सरसों है, मूंगफली है, उसको उत्पादित होने के बाद प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी उपलब्ध करा के उसका सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए बनाई गई है। इसका मूल उद्देश्य जो था वो है तिलहन प्रौद्योगिक मिशन, अर्थात हमारी फसलों को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ना है।
यदि श्वेत क्रांति आती है तो श्वेत क्रांति के बारे में आपको लिखना है, यह दुग्ध उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, पशुपालकों को संबल देने के लिए, पशु उत्पादों को जो उत्पाद है दूध से बने हुए उत्पादों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आई थी और वर्गीस कुरियन महोदय इसके जनक माने जाते हैं। गुजरात से ये प्रारंभ हुई थी। ये सब आप उसमें लिख सकते हैं। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति के बारे में आप सभी जानते हैं, 1970s में फसलों के उत्पादन को लेकर भारत में हरित क्रांति का आगाज हुआ था। फिर और आया बांदीपुर नेशनल पार्क, कर्नाटक के मैसूर जिले में अवस्थित है। यहाँ हिरण और मगरमच्छ को संरक्षण प्रदान किया जाता है। बांगड़, यह पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान है। इस बाग में बाढ़ का पानी अब नहीं पहुँचता है। बैरेन द्वीप, अंडमान के पूर्वी भाग में अवस्थित यह एक द्वीप है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये इम्पोर्टेंट बात है जो आपको लिखना है। ऑपरेशन फ्लड जो श्वेत क्रांति से संबंधित है, श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, जिसके सूत्रधार वर्गीस कुरियन थे। काजरी, यह एक शोध संस्थान है जो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। इसका पूरा नाम केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान है। अन्नाईमुड़ी शिखर, तमिलनाडु एवं केरल की सीमा पर अवस्थित यह शिखर भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। मानसूनी जंगलों से ढकी इस शिखर की ढलानों पर अनेकों जनजातियां रहती है। अब हिमालय और अन्नाईमुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी और उत्तर भारत की सबसे बड़ी चोटी हिमालय, और बीच में हमारा गुरु शिखर। वो ऐसा लगता है मानो गुरु एक व्यक्ति बैठकर तपस्या कर रहा हो, इसलिए उसका नाम पड़ा गुरु शिखर। तो इस तरीके से आप बातों को जोड़कर अपनी याददाश्त को भी मजबूत कर सकते हैं, बिंदुओं को याद कर सकते हैं। आगे है जैसे धौलाधर पर्वत श्रेणी, यह जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक फैली लघु हिमालय की एक श्रेणी है। चीड़ और देवदार के जंगलों से ढकी हुई है। डलहौजी और कुल्लू मनाली जैसे पर्यटन क्षेत्र धौलाधर पर्वत श्रेणी में ही विकसित हुए हैं। इसके बाद जैसे अर्नाकुलम आ गया। कुछ और छोटे एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। यह एक केरल का जिला है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय है। बंदरगाह नगर के रूप में जलपोत निर्माण, रसायन, खाद और सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। इसी प्रकार गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में आ गया। तो गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी नदी यहाँ से उत्पन्न होती है। लगभग 500 मीटर की दर से खिसक रहा है, इतना लिख सकते हैं। लेकिन केवल इतना लिखना है कि भागीरथी नदी या गंगा का उत्पत्ति क्षेत्र है, ये से भी आपको पूरे अंक मिलेंगे। इसी प्रकार गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। एकमात्र एशियाई शेरों के लिए फेमस है। ये दोनों बातें आप इसके साथ लिख सकते हैं। हल्दिया हुगली नदी के मुख पर अवस्थित एक बंदरगाह है। यह तेल शोधन कारखाना है। कोलकाता के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है। हुसैन सागर झील के बारे में भी एक बार प्रश्न आया है। तो हैदराबाद में स्थित मानव निर्मित झील है। यह मूसी नदी की सहायक नदी पर बनी हुई है और हैदराबाद को जल पूर्ति करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार जोग जलप्रपात, कुछ और 4-5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स ले लेते हैं। जोग जलप्रपात, यह जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। नदी का नाम शरावती और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो देखिए छात्रों, आपने देखा कि हर बात को हमने बहुत ही कम शब्दों में 2 या 3 लाइनों में अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है। 1-2 प्रश्न और जल्दी से हम लेते हैं। साइलेंट वैली, केरल के पालघाट में स्थित साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए फेमस है। यहाँ पर विषुवत रेखी और मानसूनी जो वृक्ष हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। जूनागढ़ है वो गुजरात का ऐतिहासिक और वर्तमान में औद्योगिक नगर है। चीनी उद्योग, रासायनिक खाद्य उद्योग, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग के लिए ये फेमस है। करेवा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। करेवा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और यहाँ प्लीस्टोसिन युग के अवसादी चट्टानों के जो जीवों के निक्षेप हैं वो पाए जाते हैं। और इम्पोर्टेंट बात है, केसर की खेती के लिए बहुत फेमस है। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के बैतूल तथा छिंदवाड़ा जिलों में फैली है। महादेव की पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत की एक श्रेणी है
और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़ है, जो मध्य प्रदेश में है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पर जेल, सेलुलर जेल बनाई गई थी, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए सांबर झील फॉर एग्जांपल, एक और भारत में लवणीय जल की सबसे बड़ी झील है, एक लाइन। दूसरा यह जयपुर जिले से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और झील नमक, सांबर नमक के लिए यह फेमस है। इसी प्रकार आप देखेंगे कुछ 2-3 प्रश्न और हैं, जैसे सुंदरवन। अब इसके साथ आप जोड़ सकते हैं एक चीज़ कि यह मैंग्रोव वनस्पतियों के लिए फेमस है, यह एक डेल्टाई क्षेत्र है, यह सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है, यह एक बायोस्फीयर जीव केंद्र है, मतलब उद्यान है, और साथ में विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को ने इसको गोद लिया हुआ है या घोषित किया हुआ है। आगे हम चलते हैं, 2-3 टॉपिक और ले लेते हैं। मानसून का समय है, कुछ प्रश्न यहाँ से भी हो सकते हैं। चाय वृष्टि, असम में मई में नार्वेस्टर के द्वारा होने वाली वर्षा को चाय की खेती के लिए जो लाभदायक होती है उसको चाय वृष्टि के नाम से जाना जाता है। चेरी ब्लॉसम, यह कर्नाटक में है, और मई माह में कॉफ़ी जो हम का रोपण करते हैं उस समय यह आती है। ट्रक फार्मिंग, इस प्रकार की कृषि में फल सब्जी जहाँ पर उगाए जाते हैं वहाँ से सीधे ट्रकों में रखकर और बाज़ारों तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है, ताकि वो फल और सब्जियाँ हैं वो ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो। विदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। उसके बाद आप देखिए 2 और टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। एक है आपका कृषि वानिकी, यह एक उत्पादन तकनीक है जिसमें एक भूभाग का कृषि एवं वानिकी के लिए संयुक्त प्रयोग किया जाता है। सूर्य का प्रकाश, मृदा, जल, पोषक तत्व, इसका संतुलित उपयोग हो सके, किसानों के लिए अतिरिक्त आय का प्रबंधन हो सके, भोजन, चारा तथा ईंधन की अतिरिक्त उपलब्धता हो सके, और मृदा तथा जल संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता था। कृषि और कृषि के साथ साथ उसकी किनारी पर या खेत की किनारी पर पेड़ों को लगाना, और पेड़ों को इस क्रम में लगाया जाता है कि प्रत्येक 4 या 5 वर्ष के बाद आप उनको काटकर बाजार में बेच सकें और नए पौधे लगा सकें। एक और टॉपिक है हमारे सामने, वो है कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम। केंद्र के द्वारा प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम है 1974-75। देखिए छात्रों, जब भी किसी कार्यक्रम या योजना के बारे में आता है तो प्लीज़ आप प्रयास करें कि उसका किस सन में वो योजना प्रारंभ हुई उसके बारे में लिखें। साथ ही ये लिखना ना भूलें कि राज्य सरकार की है अथवा केंद्र सरकार की है। और तीसरी जो मूल चीज़ है इसमें उसका उद्देश्य लिखना है। जैसे कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये सिंचाई क्षेत्र में के उपभोग में जो जल आ रहा है उसमें सुधार लाने के लिए और सिंचित क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लाई गई योजना थी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमने इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा की है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स और भी हैं जिनको आप पढ़ें, उस समय आप ध्यान दें कि बृहद प्रश्न पढ़ते समय वो आपको एक छोटा शब्द नज़र आ सकता है, जैसे मिश्रित कृषि एक शब्द नज़र आ सकता है, ड्रिप इरिगेशन आपको एक शब्द नज़र आ सकता है, धारवाड़ शैल समूह आपको एक शब्द नज़र आ सकता है, आम वृष्टि एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, काल वैसाखी एक मतलब छोटे शब्द के रूप में लिखा होता है, किसे काल वैसाखी कहा जाता है। लेकिन जब हम पर्टिकुलर काल वैसाखी के बारे में 30 शब्दों में या 50 शब्दों में लिखेंगे तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो लिखना भी अपने आप में एक कला है। किसी प्रश्न को जो 300 शब्दों में आप पढ़ के आए हो उसको 30 शब्दों में आपको लिखना है, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें उन बातों को आपको लिखना चाहिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, जिनका अध्ययन करने से, जिनको जानने से पूरे टॉपिक के बारे में हम जान पाएँ। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और फर्दर इसके बाद मैं 1-2 वीडियो और आपको इस तरीके के शेयर करूँगा जिसमें और शब्दों के साथ हम चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर आपको लिखने में दिक्कतें आ रही हैं आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं
लगातार हम और हमारी टीम लगातार ये प्रयास करती है कि आपको घर बैठे हुए अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा सके। आपका दिन शुभ हो।